नमस्कार दोस्तों, सनराइज मैथ्स पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे रिलेशन, और रिलेशन के अंदर हमने जो क्लास 12th की अपनी एक्सरसाइज फर्स्ट है उसको हमने शुरू कर रखा था, और उसके ज़्यादातर क्वेश्चन हो गए थे, कुछ क्वेश्चन और बचे हैं वो और क्या देख लेते हैं। उसके बाद में अपने एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। तो पहले कुछ क्वेश्चन है वो बचे हुए, वो देखते हैं। देखो, हमने क्वेश्चन कर लिए थे, 11 क्वेश्चन इसमें कर लिए थे, ठीक है। और अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 का जो है ना, ये देखते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, हालांकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछने की संभावना कम होती है, इस प्रकार के प्रश्नों की नहीं पूछे गए हैं। लेकिन अपने जो बोर्ड की जो एग्ज़ाम है ना, चाहे वो CBSE हो चाहे आपकी स्टेट बोर्ड की, इनमें एग्जाम में कई बार देखे गए इस टाइप के क्वेश्चन। तो देखो, एक सेट दे रखा, क्या दे रखा क्वेश्चन में, दे रखा अपने को कि सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में R एक रिलेशन है, वो दो त्रिभुजों में समरूपता को दर्शाता है, द्वारा परिभाषित संबंध और एक तुल्यता संबंध है। ये बात अपने को चेक करनी है। देखो, ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है समस्त त्रिभुजों का समुच्चय, समस्त त्रिभुजों का समुच्चय, ठीक है। और R जो दे रखा है रिलेशन, वो रिलेशन क्या है कि T1 और T2 ये दो ट्राइंगल हैं, और इन दोनों ट्राइंगल में संबंध जो है वो क्या है कि T1 व T2 समरूप हैं, समरूप हैं, ठीक है। ये बातें दोनों जो आपके ट्राइंगल हैं, इन दोनों ट्राइंगल में रिलेशन ये है कि दोनों आपस में क्या है, समरूप है। अब अपने को चेक करना कि ये जो रिलेशन है ये अपना तुल्यता रिलेशन संबंध होगा। तो देखो, तुल्यता चेक करने के लिए सबसे पहले तो हम समतुल्य चेक करेंगे। तो समतुल्य के लिए हमने क्या पढ़ा है, समतुल्यता के लिए हमने पढ़ा है कि खुद का खुद से संबंध होना चाहिए ना। तो देखो, T1 हमने एक एलिमेंट लिया, किससे, ए से, मतलब एक ट्राइंगल लिया, ठीक है। T1 और रिलेशन T1 मतलब एक जैसे दो ट्राइंगल हो गए, इन दोनों में संबंध क्या आएगा कि T1 व T1 समरूप हैं। देखो, एक जैसे दो त्रिभुज होना समरूप है, मतलब T1 और T1 खुद त्रिभुज जो खुद के समरूप होता है, प्रत्येक आकृति खुद की समरूप होती है, ठीक है भाई। जैसे T1 और T1 एक ही आकृति हो गई है, मतलब एक ही प्रकार की दो आकृति, दोनों क्या हो गए अपने में समरूप हो गई, क्योंकि खुद के समरूप होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये समतुल्य हो गया, इसलिए ये संबंध क्या हो गया, समतुल्य हो गया। बात अपने को लिख लेनी है। फिर सम्मित, सम्मित में क्या होगा, देखो क्या दे रखा है, T1 और T2 हमने दो एलिमेंट लिए, किससे, ए से, यानी दो ट्राइंगल ले लिए। अब देखो, T1 रिलेशन T2 जो दे रखा है वो क्या दे रखा है कि T1 व T2 समरूप हैं, T1 व T2 समरूप हैं। तो T2 रिलेशन T1 निकालेंगे तो वो भी क्या आएगा, यानी T2 व T1 भी समरूप होंगे, समरूप होंगे, ठीक है। ये भी समरूप होंगे, क्यों, क्योंकि T1 और T2 समरूप है, तो त्रिभुज तो वही हैं दोनों भाई, T1 और T2 त्रिभुज तो वही हैं, तो चाहे T1 T2 बोल दो, चाहे T2 T1 बोल दो, होंगे समरूपी दोनों, ठीक है। तो इसका मतलब ये सम्मित भी हो गया। फिर आ जाओ संक्रामक में। संक्रामक में क्या होगा कि T1 T2 T3 हमने तीन एलिमेंट लिए, किससे, R से, और हमने चेक किया कि T1 रिलेशन T2 जो है वो क्या होगा कि T1 समरूप है T2 के, ठीक है। ये समरूपता का निशान होता है, ठीक है। T2 रिलेशन T3, ये संबंध ये है कि T2 और T3 रिलेशन आपके समरूप हैं। तो T1 रिलेशन T3 अगर निकालें तो वो भी क्या होगा, यानी T1 जो है ना वो T3 के समरूप होगा भाई, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि देखो T1 समरूप है T2 के, और T2 समरूप है T3 के, मतलब T1 और T3 जो हैं दोनों ही एक ही त्रिभुज के समरूप हैं, तो आपस में भी समरूप ही होंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि एक त्रिभुज तो ये हो गया, ठीक है, इस प्रकार से हम त्रिभुज बनाते हैं। एक त्रिभुज तो अपना ये हो गया, दूसरा त्रिभुज ये हो गया, और तीसरा त्रिभुज ये हो गया, ठीक है। जैसे इसकी भुजाएं हैं 1 2 3, इसके हो गई 2 4 6, और इसके हो गई 3 6 और 9। ये T1 हो गया, ये T2 हो गया, ये T3 हो गया। अब देखो, ये और ये समरूप है, ये और ये समरूप है, तो ये बाहर वाले, और देखो देखिए 1:3, 2:6, तो 1:3, 3:9 मतलब 1:3। ये इनकी भुजा भी तो समानुपाती हैं, दो त्रिभुज समरूप क्या होते हैं, जब उनकी संगत भुजा समानुपाती हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि T1 T2 समरूप है, T2 और T3 समरूप है, तो निश्चित रूप से T1 और T3 भी समरूप ही होंगे, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ आगे, इसमें कुछ बातें और जो ऐड कर रखी हैं, और वो जो चीज़ है ना वो ध्यान देने वाली है। देखो क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि एक त्रिभुज है T1, समकोण त्रिभुज है T1, और इसकी जो भुजा दे रखी है वो है 3 4 और 5 सेंटीमीटर की। T2 जो दूसरा त्रिभुज है वो भी समरूप है, लेकिन उसकी जो भुजा दे रखी है 5 12 और 13,
और तीसरा T3 जो है वो भी एक समरूप त्रिभुज है जिसकी भुजा दे रखी है 6, 8 और 10, ये दे रखे हैं। ठीक है, तो ये तो पता अपने को ये समकोण त्रिभुज है, तीनों ही समकोण त्रिभुज है। अब ये कह रहा है कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज आपस में संबंधित होंगे। संबंधित यानी संबंध क्या है इनका, दो त्रिभुजों का संबंध क्या है, दोनों त्रिभुज समरूप होने चाहिए। और दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, जब उनकी संगत भुजा समानुपाती हो। तो देखो T1 और T2 3:5, इनकी भुजाओं का अनुपात निकालो, 3:5, 4:12 अनुपात बराबर नहीं है, मतलब T1 और T2 तो समरूप नहीं है। अच्छा, फिर 3:6, 4:8, इन 1:2 होगा, ये भी 1:2 होगा और ये भी 1:2 होगा, मतलब तीनों भुजा समानुपाती हैं। इसका मतलब T1 और T3 तो आपस में समरूप हैं। अच्छा, फिर ये T1 और T2 नहीं है, ठीक है, ये दोनों आपस में समरूप नहीं है। पहला और तीसरा समरूप है। अब दूसरा और तीसरा और चेक करो, तो 5:6 और 12:8 नहीं, ये 5:6 है, ये 12:8, मतलब 3:2, तो बराबर नहीं है, तो ये भी समरूप नहीं है। ठीक है, अब देखो, क्योंकि T1 व T3 की भुजा संगत भुजाएं समानुपाती हैं, कि संगत भुजाएं समानुपाती हैं, इसलिए T1 और T3 तो क्या होंगे, आपस में समरूप होंगे। मतलब T1 और T3 जो है ना, उनमें तो संबंध होगा, बाकी में T2 और T3 में संबंध नहीं होगा और T1 और T2 में भी संबंध नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये था जो सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखो आगे वाला जो क्वेश्चन है ना, वो ऐसा ही है और मैं उसको यहीं पर पूरा करता हूँ। देखो ए जो दे रखा है वो तो क्या दे रखा है कि समस्त बहुभुजों का समुच्चय है। समस्त बहुभुज कौन से होते हैं, यानी 3 या 3 से अधिक भुजाओं से बंद आकृति बहुभुज कहलाती है। ठीक है, अगर 3 भुजाओं से बंद आकृति है तो वो त्रिभुज हो जाएगी, 4 से तो वो चतुर्भुज हो जाएगी, 5 से तो पंचभुज हो जाएगी। ठीक है ना, तो 3 या क्योंकि 2 भुजाओं से तो बंद आकृति बढ़ नहीं सकती, तो कम से कम 3 भुजा चाहिए अपने को। तो 3 भुजाएं, 3 या 3 से अधिक भुजाओं से बंद आकृति जो बहुभुज कहलाती है, तो समस्त बहुभुज आ गए ए में। ठीक है, अब कह रहा है कि एक रिलेशन जो है ना वो ये है कि 2 बहुभुज लिए अपन ने, किसके, P1 और P2, पॉलीगन फर्स्ट और पॉलीगन सेकंड, हमने 2 पॉलीगन लिए और दोनों में जो रिलेशन क्या है कि P1 व P2 में भुजाओं की संख्या समान है। भुजाओं की संख्या समान है, ये रिलेशन दे रखा है इसमें। ठीक है ना, भुजाओं की संख्या समान है, कि 2 बहुभुजों के अंदर जो रिलेशन दे रखा ना, वो ये दे रखा है कि दोनों में भुजाओं की संख्या समान है। तो क्या ये जो रिलेशन है ये आपका तुल्यता संबंध होगा, ये चेक करना अपने को। तो सबसे पहले क्या चेक करते हैं, समतुल्य के लिए क्या करेंगे कि हमने P1 लिया इसे, तो P1 बिलोंग्स टू A हमने लिया, तो P1 रिलेशन P1, मतलब P1 व P1 में भुजाओं की संख्या समान होंगी। ठीक है भाई, एक ही प्रकार के 2 बहुभुज हैं, जैसा पहला है वैसा वैसे दूसरा है। ठीक है, तो भुजाओं की संख्या दोनों में बराबर होगी। भाई P1 वही तो बहुभुज ले रखा है, तो P1 व P1 में मतलब P1 रिलेशन P1 निकालोगे तो P1 व P1 में भुजाओं की संख्या समान है। ठीक है, फिर समित में P1 और P2 दो आपने ए से 2 पॉलीगन लिए और P1 रिलेशन P2 क्या हो गया कि P1 और P2 में भुजाओं की संख्या समान है, तो निश्चित रूप से P2 और P1 में भुजाओं की संख्या समान होगी। ठीक है, इसी प्रकार से P1, P2, P3 बिलोंग्स टू R 3 पॉलीगन लेंगे और फिर P1 रिलेशन P2 क्या है कि P1 और P2 में भुजाओं की संख्या समान है। फिर P2 रिलेशन P3 क्या है, P2 और P3 में भुजाओं की संख्या समान है, तो निश्चित रूप से P1 और P3 में भुजाओं की संख्या समान होगी। ठीक है, और फिर ये रिलेशन जो है वो अपना क्या हो जाएगा, समतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है, तो इसका मतलब ये रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है, मतलब तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था जो अपने को चेक करना था। अब देखो एक पर्सन और करा, इसी में एक चीज़ और ऐड कर रखी है, मतलब ये जो क्वेश्चन दे रखा था ये कौन सा था, अपना क्वेश्चन 13 था ये। ठीक है ना, ये 13 क्वेश्चन है, इसको मैंने शॉर्ट में थोड़ा समझाया है। देखो क्या दे रखा है इसमें, आगे दे रखा है कि 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बताओ। एक त्रिभुज दे रखा है, उसकी भुजा दे रखे हैं, त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है अपने को 3, 4 और 5। ठीक है, एक त्रिभुज है और उसकी भुजाएं दे रखे हैं 3, 4, 5 और कह रहा है कि इस त्रिभुज से संबंधित सभी ए के अंदर समस्त अवयव, ए के वो समस्त अवयव बताने हैं जो इस त्रिभुज से संबंधित हो। अब इस त्रिभुज में कितनी भुजा है, या भुजाओं का माप से अपने कोई मतलब नहीं है, केवल यहाँ पर कंफ्यूज करने दे रखे, भुजाओं के माप कोई मतलब नहीं है इसे।
नहीं हमें समकोण त्रिभुज के प्रकार से कोई मतलब नहीं है। हाँ गलती होगी यहाँ क्या कि हम जब ये कहेंगे कि भी त्रिभुज इस त्रिभुज से संबंधित त्रिभुज निकालेंगे तो क्या करेंगे कि इस त्रिभुज से संबंधित त्रिभुज कौन से होंगे भाई, इसमें 3 भुजा हैं तो यहाँ भुजाओं की संख्या की बात हो रही है, त्रिभुज के प्रकार की तो बात ही नहीं है। तो त्रिभुज की भुजाओं यहाँ 3, इसमें 3 भुजा हैं तो इस बहुभुज में वे सारे बहुभुज इससे संबंधित होंगे जिनमें भुजाओं की संख्या 3 होगी, और सारे बहुभुज जिसमें भुजाओं की संख्या 3 होती है वो कौन से होते हैं, त्रिभुज होते हैं। तो इसमें सारे त्रिभुज आ जाएंगे, ठीक है। और गलती होने की संभावना क्या होती है कि यहाँ समकोण त्रिभुज देखें कि नाम ही हो गया, थोड़ा कंफ्यूज हो गए, तो फिर क्या करते हैं कि एक के समस्त समकोण त्रिभुजों का समुच्चय लिख देते हैं और गलती ये होती है फिर, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं करना अपने को, क्या करना है क्योंकि यहाँ जो संबंध दे रखा है ना वो भुजाओं की संख्या का, न कि समकोण के प्रकार का, सॉरी त्रिभुज के प्रकार का। यह संबंध जो दे रखा वो दे रखा भुजाओं की संख्या। तो क्या है ये त्रिभुज है, त्रिभुज में 3 भुजा है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, क्योंकि चलो लिख दो त्रिभुज दिए गए त्रिभुज दिए गए त्रिभुज से संबंधित ए के अवयवों का समुच्चय क्या होगा, समस्त त्रिभुजों का समुच्चय, समस्त त्रिभुजों का या समस्त त्रिभुज, यानी सारे सारे जो त्रिभुज है ना वो इससे संबंधित होंगे। क्योंकि त्रिभुज भाई संबंध यहाँ पर भुजाओं की संख्या का दे रखा है, तो ये एक त्रिभुज दे रखा है, इस त्रिभुज से कोई मतलब नहीं किसी प्रकार का हो, तो इससे संबंधित सभी जो त्रिभुज इस समुच्चय में जितने भी त्रिभुज हैं वो सारे इससे संबंधित होंगे, क्योंकि उस सभी में त्रिभुज में सभी में भुजाओं की संख्या 3 तो होती है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये था अपना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो देखो क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है ना सिंपल सा एकदम से, हाँ ये इस प्रकार का एग्जाम्पल क्वेश्चन जो है ना वो तो कई बार पूछ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो क्या कह रहा है कि एक समतल एक्स वाई तल, ठीक है ना, एक्स वाई तल के अंदर समस्त रेखाओं का समुच्चय एल, एल क्या है, समस्त रेखाओं का समुच्चय, रेखाओं का समुच्चय मतलब जो प्लेन एक्स वाई प्लेन है उस प्लेन में जो सभी लाइन्स हैं उस लाइन का जो सेट है वो क्या है, एल अपना, ठीक है। अब देखो क्या कर रहा है कि एक सेट इन लाइंस के अंदर, और मैं क्या लिए 2 लाइन लिए, उन 2 लाइनों में जो रिलेशन है वो क्या है, तो आर एक रिलेशन है वो इस प्रकार से डिफाइन है कि L1 और L2 2 लाइन है और सच दैट L1 पैरेलल है L2 के, ठीक है। इतना संबंध दे रखा है, हालांकि इसमें यहाँ ये पैरेलल का निशान होता है, ठीक है। तो संबंध ये आपको रिलेशन दे रखा है कि 2 लाइन पैरेलल है। अब इसको तुल्यता चेक करना, कोई दिक्कत नहीं है। समतुल्य क्या करोगे, समतुल्य में क्या होगा, वही जो पीछे वाले में किया कि L1 आपने L से लिया तो L1 रिलेशन L1 निकालें तो L1 पैरेलल होगी, L1 के प्रत्येक रेखा खुद के समानांतर होती है, ठीक है, समतुल्य हो जाएगा। फिर दूसरा समित में क्या होगा कि L1 और L2 आपने 2 लाइन ली किससे, L से, और अपने पास दे रखा कि L1 रिलेशन L2 जो दे रखा है वो क्या दे रखा है कि L1 पैरेलल है L2 के, तो सीधी सी बात है कि L2 पैरेलल होगी L1 के, दोनों भाई L1 L2 के समानांतर तो L2 L1 के समानांतर होगी। इसका मतलब ये हुआ कि L2 रिलेशन L1 मतलब L2 और L1 बिलोंग्स टू R, मतलब खुद का इसका जो संबंध L1 और L2 में वही L2 और L1 में है, ठीक है। फिर आ जाओ संक्रामक में। संक्रामक में क्या होगा कि आपने 3 लाइन ली L1 L2 और L3 3 लाइन ली कहाँ से, L से। अब देखो L1 रिलेशन L2, L1 पैरेलल है L2 के, और L2 रिलेशन L3 मतलब L2 पैरेलल है L3 के, तो L1 रिलेशन L3 का निकालें तो सीधी सी बात है कि L1 पैरेलल होगा L3 के। देखो कि एक लाइन ये होगी L1 और ये पैरेलल है L2 के, ठीक है, और ये हो गई L3 जो इसके पैरेलल है, ठीक है, ये इसके पैरेलल थी। सीधी सी बात है कि दोनों रेखा एक ही जो L2 है ना उसके समानांतर L1 भी L2 भी है, तो दोनों आपस में भी समानांतर ही होंगी, ठीक है भाई। एक ही रेखा के समानांतर जितनी भी रेखाएं होती हैं वो सारी समानांतर आपस में भी समानांतर होती हैं, तो यहाँ पर L1 और L3 भी आपस में क्या होंगे, समानांतर होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि L1 और L2 में जो संबंध है और जो संबंध L2 और L3 में वही संबंध L1 और L3 में भी है।
अब देखो एक किस्म तो ये था, अच्छा चलो इसमें एक पार्ट और जोड़ रखा है, वो और देखो। फिर क्या कह रहा है कि एक लाइन दे रखी है, रेखा दे रखी है अपने को कि y बराबर 2x + 4, एक रेखा दे रखी है y बराबर 2x + 4, इससे संबंधित रेखाओं का समुच्चय बताओ L के अंदर, और उन रेखाओं का समुच्चय बताना जो इससे संबंधित हो। अब इससे संबंधित रेखाएं कौन सी होंगी, या दो रेखाओं का संबंध क्या है कि दोनों आपस में समानांतर हो, इसका मतलब इस रेखा से संबंधित रेखाएं वे होंगी जो इसके समानांतर है। ठीक है, तो देखो रेखा y बराबर 2x + 4 से संबंधित रेखाएं, संबंधित रेखाएं अर्थात रेखा y बराबर 2x + 4 के समानांतर रेखाएं, समानांतर रेखाएं कौन सी होंगी। अब इसके समानांतर रेखाएं, दो रेखाएं समानांतर कब होती है, जब उनकी प्रवणता समान हो, और प्रवणता कौन सी होती है, y बराबर mx + c, ये होती है प्रवणता। अगर ये प्रवणता सभी रेखाओं की अगर समान है तो इसका मतलब वो रेखाएं समानांतर हैं। तो इस देखो यहाँ प्रवणता कितनी है, 2, तो 2 प्रवणता वाली जितनी भी रेखाएं आएंगी ना वो सारी क्या होंगी, समानांतर होंगी। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2x + c। अब c का मान अगर 4 कर दोगे तो ये रेखा जाएगी, और c का मान चेंज करते जाओगे आपके पास बहुत सारी रेखाएं आएंगी, कितना c का मान कितने भी रख दो आप उतनी रेखा आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो एक क्वेश्चन और है कि अगर यहाँ पर ये देखे और ये कह देता है कि L1 और L2 में संबंध है कि L1 परपेंडिकुलर है L2 के, L1 लंबवत है L2 के परपेंडिकुलर, ठीक है ना, तो क्या ये संबंध जो है वो तुल्यता संबंध होता है। देखो यहाँ पर L1 और परपेंडिकुलर L1 यानी खुद के लंबवत नहीं हो सकती, कोई रेखा खुद के लंबवत नहीं होती, ये स्टेटमेंट गलत है, इसका मतलब ये समतुल्य नहीं। फिर L1 L2 के लंबवत है और L2 L1 के लंबवत है, सही बात है ये कि ये जो रेखा हो गई अपनी, जैसे ये रेखा हो गई L1 और ये रेखा हो गई अपनी L2, तो दोनों आपस में क्या हो गई भाई, L1 L2 के लंबवत और L2 L1 के लंबवत है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि तीसरी बात करें तो देखो L1 लंबवत है L2 के, ठीक हो गई, फिर L2 लंबवत है L3 के, L2 लंबवत है L3 के, तो L2 लंबवत है L3 के, ये ले लो आप L3, ये हो गई L3, ये इसके लंबवत हो गई, L2 L3 के लंबवत हो गई। तो फिर L1 रिलेशन L3 निकालेंगे तो क्या आएगी, वो दोनों फिर आपस में L1 और L3 जो है ना वो लंबवत नहीं आएंगी, समानांतर आएंगी। तो इसका मतलब ये जो संबंध है संक्रामक भी नहीं है। तो ये अगर यहाँ पर लंबवत होता ना तो इस समय ये जो संबंध है वो केवल सममित होता, न तो समतुल्य और न ही संक्रामक। तो ये शायद हो सकता है कि बुक में एग्जाम्पल हो, नहीं मैंने बता दिया एक्स्ट्रा। ठीक है, फिर देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 15 जो है ना उसमें ये क्वेश्चन जो है ना बढ़िया क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन अभी आरपीएससी के द्वारा 2022 सेकेंड ग्रेड एग्जाम में पूछा भी गया है। एक सेट दे रखा उसके एलिमेंट तो ये है, और रिलेशन डिफाइन है 1 2 2 2 1 1 4 4 और 1 3 और 3 3 और 3 2। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करना है कि इसको ये समझ, ऑप्शन दे रखे हैं इसमें कि भाई ये केवल सममित है, संक्रामक और समतुल्य नहीं है, ये समतुल्य संक्रामक है किंतु सममित नहीं है, इस प्रकार के ऑप्शन बना के दे रखे हैं। ठीक है ना, किताब में दे रखे हैं। अब अपने को चेक करना, मैं तीनों चेक कर देता हूँ। सबसे पहले तो इसको समतुल्य चेक करें, समतुल्य है क्या, बस चेक कर लो इसको। खुद का समतुल्य में क्या था, प्रत्येक एलिमेंट का खुद के साथ संबंध होना चाहिए, 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से होना चाहिए, 4 का 4 से होना चाहिए, है चारों का आपस खुद का खुद संबंध हो गया, इसका मतलब समतुल्य है। सम्मित है क्या, देखो 1 और 2 में संबंध है लेकिन 2 और 1 में संबंध नहीं है भाई, नहीं है ना, यानी जो संबंध 1 का 2 से है वही संबंध 2 का 1 से होना चाहिए, तो संबंध नहीं है तो इसका मतलब ये सम्मित नहीं है। फिर आ जाओ संक्रामक में, संक्रामक में क्या है कि संक्रामक चेक करो, देखो संक्रामक में आप कहीं से उठा लो, जैसे 1 और 2 का संबंध है, फिर 2 का और 2 का संबंध है, तो 1 का 2 से भी होगा, वापस ये आ गया। कहीं से उठा लो, 1 का 3 से है, 3 का 2 से है, तो 1 का 2 से है गया, 1 का 2 से रहा। ठीक है, 1 का 3 से है, 3 का 3 से है, तो क्या 1 का 3 से गया, ये खुद है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो संबंध है ये संक्रामक भी है। ठीक है ना,
ये संबंध जो है वो संक्रामक भी है, तो कौन सा होगा, समतुल्य भी होगा, संक्रामक भी होगा, लेकिन सममित नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब एक क्वेश्चन और दे रखा है, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, और आजकल अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने भी लग गए हैं एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछने लग गए हैं। देखो एन दे रखा है अपने को, एक सेट 1 2 3 4 इस प्रकार से एन में सारे नेचुरल नंबर होते हैं, और जो रिलेशन दे रखा है वो दे रखा है ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी माइनस 2, तो कह रहा है कि बी का जो मान है वो 6 से बड़ा है। ठीक है, अब ऑप्शन जो दे रखे हैं वो इस प्रकार से दे रखे हैं, ए दे रखा है अपने को कि 2 और 4 बिलोंग्स टू आर, मतलब 2 और 4 में संबंध है, बी दे रखा है 3 और 8 में संबंध है, और सी दे रखा है 6 और 8 में संबंध है। ठीक है, और डी दे रखा है अपना 8 और 7 में संबंध है। चलो देखो, b का मान रखते जाओ, a का मान मिल जाएगा वो, b बराबर 6 से बड़ा रखना है, तो b का मान 6 से बड़ा मतलब प्राकृत संख्या 6 से बड़ी प्राकृत संख्या 7 ही तो होगी, तो b के बराबर 7 रखोगे तो a बराबर कितना मिलेगा, यानी b बराबर आपने रखा 7, तो a बराबर मिल गया 5। क्या 5 और 7 में संबंध है क्या, कोई दे रखा गया इसमें 5 और 7 बिलोंग्स टू आर, ऐसा ऑप्शन नहीं दे रखा, नहीं दे रखा ना, कोई दिक्कत नहीं है। b बराबर रखो 8, तो a बराबर कितना मिलेगा 6, 8 में से 2 हटाओगे 6 बनेगा, तो मतलब ये होगा कि 6 और 8 जो है उसमें संबंध है, तो 6 और 8 ही रहा। तो ये अपना क्वेश्चन था 16 का, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, और इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज जो रिलेशन की जो एक्सरसाइज है वो होती है कंप्लीट। लेकिन रिलेशन जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें अपन एडिशनल चीज़ें जो है वो कल की क्लास से हम शुरू करेंगे, 1 2 क्लास तो कम से कम होंगे, बाकी देखते कितनी क्लास होती है। मिलते हैं इस क्लास में, थैंक यू।